पाटलिपुत्र विष्णुदेव साय। और अब आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे प्लीज अपने अनुभव भरे शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, री रोलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजय त्रिपाठी जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री रमेश अग्रवाल जी, श्री अमित अग्रवाल जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, श्री विनोद वशिष्ठ जी, श्री योगेश मंधानी जी, श्री अनिल नचरानी जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री जयदीप दास गुप्ता जी। और इस कॉन्क्लेव में पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से और मुझे ज्ञात हुआ है कि विदेशों से भी उद्योगपति आए हैं और हमारे अधिकारीगण, आप सबको मेरा जोहार, आप सबको नमस्कार। ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शायद अभी तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और ये 2025 के शुरुआती में ही हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पर ऐसे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं जिनसे मैं पिछले वर्षों में मिलता रहा हूं। जब केंद्र में स्टील में एमओएस था तो कई समिट में हमारी उद्योगपतियों से हमारी मुलाकात होती है, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश उद्योगपति हमारे पूर्व परिचित हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि इस कॉन्क्लेव में देश के 17 राज्यों से हमारे उद्योगपतिगण आए हैं और इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप से 2 दिन आप सब लोग यहाँ पर विचार मंथन करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 2 दिनों में आप सब लोग स्टील के सेक्टर में जो चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से उससे छत्तीसगढ़ और देश के स्टील जगत को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम स्टील जैसी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन प्रदेश में स्टील उद्योग को तो प्रोत्साहित करेगा ही, एमएसएमई के लिए भी यह कॉन्क्लेव बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए काफी अवसर हैं। हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे आयरन ओर और कोयला के साथ ही बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है। हम स्टील उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर हैं। हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश देश की इकोनॉमी का पावर हाउस है। छत्तीसगढ़ ने अब ग्रीन स्टील की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। स्टील उद्योग में कई नवाचार हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप लोग नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी सारे उद्योगपतिगण बहुत बहुत
बधाई के पात्र हैं। आर्थिक विकास को गति देने के साथ हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती का भी समाधान करना होगा। ऐसे में अब पर्यावरण अनुकूल विकास के स्थायी उपाय भी करने होंगे। हमारी सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर उद्योग जगत के साथी बैठे हैं। आपके सुझाव और चर्चा के बाद हमने नई औद्योगिक नीति लागू की है। मैं हमारे प्रदेश के वाणिज्य उद्योग मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके मार्गदर्शन में और हमारे उद्योग विभाग के यहाँ सचिव भी बैठे हैं रजत कुमार जी, और पूरी टीम बहुत मेहनत करके नया उद्योग नीति यहाँ पर बनाया है, जिसको हम लोग लागू भी कर चुके हैं। और नए उद्योग नीति के विषय में हमारे उद्योग मंत्री विस्तार से बता भी चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 दिनों के चर्चा में आप लोग उस पर फिर चर्चा करेंगे, और जो अन्य प्रदेशों से भी आए हैं और विदेशों से भी आए हैं उनको भी हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति की जानकारी होगी। हम लोग नई उद्योग नीति के जरिए अपने प्रदेश में 5 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखे हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही पूरा हो सकेगा। हम आपको हर सुविधाएं प्रदान करेंगे जो उद्योग जगत और प्रदेश की तरक्की में सहायक होगी। मैं एक समर्थन आप लोगों से जरूर चाहूंगा। प्रदेश के हर उद्यमी को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, वहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। देश भर के उद्योग जगत के लोग छत्तीसगढ़ की इस विकास यात्रा में भागीदार होना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में अवसर के कई द्वार अभी और खुलने वाले हैं। जल्दी हम लिथियम जैसी ऊर्जा खनिज के सबसे बड़े केंद्र बनने वाले हैं। 2030 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के स्टील उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप सब लोग जरूरी उपाय करेंगे, और इस 2 दिन के कॉन्क्लेव में आप जरूर उस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर से आप सभी देश के विभिन्न प्रदेशों से आए उद्योगपतियों का, विदेशों से आए उद्योगपतियों का और सभी अधिकारियों का छत्तीसगढ़ की इस धरती में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और आप सबका आह्वान करते हुए कि आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं, यहाँ पर उद्योग स्थापित करें। सरकार आप सब लोगों का हर मदद करने के लिए तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत आभार आपके अनुभव से भरे शब्दों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर बाकी बिहारी अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ स्टील री रोलर्स एसोसिएशन एंड एमडी लक्ष्मी कृपा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, रिक्वेस्टिंग यू कि सर प्लीज गिव द वोट ऑफ थैंक्स। विचार का नियम कहता है दुनिया में कोई भी ताकत उसको सही समय में आने पे रोक नहीं सकता है। आज ये विचार के महाकुंभ में आप सबकी उपस्थिति से हमारी संस्था छत्तीसगढ़ स्टील रोलर्स एसोसिएशन काफी अभिभूत है और खुश है। आदरणीय मंच एवं सम्मानित सदन के द्वारा जो लोहा इस्पात के उत्थान के निष्कर्ष से तो जो आप सबने मंच बनाया, मैं छत्तीसगढ़ रोलिंग मिल एसोसिएशन से तरफ से धन्यवाद देता हूं। हमारे सुशासन के सूर्योदय करने वाले हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं।
हमारे वन महोत्सव हो, वन प्राणी हो, संरक्षण सप्ताह हो, अनुभूति के कार्यक्रम हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम के माध्यम से हमारा विभाग पूरा ईमानदारी के साथ दिन रात 24 घंटे कार्य कर रहा है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से मैंने देखा है कि अनेक कार्यक्रम हमारे वन विभाग के माध्यम से होते हैं। मैं अभी कल मंडलेश्वर में था, जो हमारा अनुभूति का कार्यक्रम है। अनुभूति के कार्यक्रम में जिस प्रकार से 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक 1.5 महीने तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर रेंज में 2 दिन बस ये अनुभूति का जो कार्यक्रम होता है, निश्चित रूप से मैं जब मंडलेश्वर में मां नर्मदा जी के तट के किनारे हमारा एक वन नगर का बहुत ही अच्छा बच्चों के अंदर भी उत्साह था, उनके मन में भी बड़ा उत्साह था। हम जिस प्रकार से अनुभूति का कार्यक्रम करते हैं, मैं भी बाप हमें बदलाव की थीम पर जो कार्य हम लोग करते हैं हमारे विभाग के द्वारा, और बच्चों को जंगल के बारे में, वन के सुरक्षा के बारे में, जंगल के कटाव के बारे में हम बताते हैं। इसी प्रकार से हमारे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे विभाग में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, हमारी लगभग 15,000 वन समितियां हमारे मध्य प्रदेश में गठन है। 15,000 वन समितियां गठन है। जिस प्रकार से हम अनुभूति के कार्यक्रम करते हैं और 15,000 जो हमारी समितियां, अगर हम उसको पूरा वर्णन करें कि एक एक ग्राम समिति में लगभग 2-2, 400 लोग और पूरे गांव के ग्रामीण के लोग रहते हैं, तो हमारा एक बीट का प्रभारी उसका सचिव रहता है और वहां का एक प्रमुख रहता है। लगभग अगर हम पूरा आकलन करें तो लाखों लोग हमसे कनेक्ट रहते हैं। जिस तरीके से अनुभूति का कार्यक्रम हम करते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, क्या हमारा कोई प्लान ऐसा हो, संवाद करें हम, ऐसा कोई हो सकता है कि हम उन जो जंगलों में रहने वाले, हमारे वनों में रहने वाले हमारे भाई हैं, जो समितियों के माध्यम से हम लोग उनको जोड़ते हैं, तो ऐसा संवाद उनसे हो कि अगर ऐसा संवाद की व्यवस्था भी हम सब विभाग के द्वारा बनाएं, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जितने कार्य हैं तो उन तक हमारी कार्य पहुंचे। जिस तरीके से हमने 3,000 रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे तेंदी पत्रा के संग्राहकों को 3,000 से 4,000 रुपये किया, चाहे उनको चप्पल हो, छतली हो, देने का काम हो। अगर ऐसा कोई प्लान हमारे वन विभाग के द्वारा बने कि लाखों लोग जो हमारी समितियां हैं, हमारे रेंज अधिकारी जो काम तो करते ही हैं, अगर हमारी सरकार की योजना उन तक जाए, हमारा संवाद उससे निरंतर बने, तो निश्चित रूप से मुझे लगेगा कि ये भी बहुत ही अच्छा काम हम सबके बीच में होने वाला है और बहुत अच्छा कार्य भी हम सबके बीच में होगा। निश्चित रूप से कई कार्य हम सबके बीच में विभाग के द्वारा हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और विभाग भी करता है। मगर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता इस विभाग को लेकर, कामों को लेकर, मैंने देखा कि रातापानी टाइगर रिजर्व का बहुत लंबे समय से अटका हुआ मामला था, मगर मैं बैठक बुलाई, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए अधिकारियों ने, और हमारा रातापानी रिजर्व, हमारा टाइगर रिजर्व का शुभारंभ हो गया। तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से चिंता करते हैं, हमारी भी वन विभाग के अधिकारियों की भूमिका होना चाहिए कि हमारे भी विभाग में आप लोग दिन रात काम तो करते ही, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर हम कैसे कॉन्सेप्ट, जैसे हमारा कैन घड़वाल भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उधर मुरैना तरफ गए थे, हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व में भी कैन घड़वाल है, हम ऐसे और क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग प्लान करें। निश्चित रूप से हमें लगता है कि आज के इस आयोजन में जो चर्चा हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा, और जो इस चर्चा होगी और जो व्यापक चिंतन होगा उस पर हम सभी लगातार विचार करेंगे और भविष्य को ठोस रणनीति तैयार करने का हम लोग काम करेंगे। पुनः आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य वन मंत्री जी। और जैसे कि आपको बता दें कि वन विभाग की कार्यप्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है मध्य प्रदेश में, और वन विभाग मध्य प्रदेश के तमाम गतिविधियों के संचालन से जुड़े सभी अधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए हम बहुत ही आदरपूर्वक हमारे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए आतुर हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे आएँ और अपने मन की बात आज के इस विशेष अवसर पर हम सबके साथ साझा करें। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अखिल भारतीय वन सेवा सम्मेलन और वानिकी सम्मेलन के संयुक्त आयोजन में मंच पर अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा,
हमारे सुयोग्य वन राज्य मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, ACS श्रीमान अशोक वर्णवाल जी, असीम श्रीवास्तव जी, BS अन्नीगेरी जी, मंच के सामने उपस्थित समस्त अधिकारीगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह आपने ये गुलदस्ता बनाया। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे नहीं मालूम, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, मेरी गलती है। IAS या IPS की मीट जब होती है तो वो अपनी सेवाओं को लेकर के भी कोई सत्र आयोजित करते हैं, शायद मेरा ध्यान नहीं गया है, लेकिन हमारी दैनंदिन के कामों को भी प्राधान्यता देते हुए मैंने कहा ये जब आज भी आप यही सब बात कर रहे हो तो फिर आपके एसोसिएशन का प्रदेश भर से इकट्ठे होने का मतलब क्या है? आप आपस में मित्रता, प्रेम भाव, खेलकूद, तो मुझे बताया कि वो कल भी करने वाले हैं। तो मुझे संतोष हुआ कि चलो ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि हम सब अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत रूप से एक परिवार भाव के आधार पर लंबे समय तक हम एक साथ एक सेवा में रहेंगे, तो एक दूसरे के अनुभव का शेयर करते हुए एक पारिवारिक भाव बनाने की जरूरत भी है। ये अलग बात है, ये मैं सोचता हूँ आप भी उत्तर दोगे इस बात का कि हमारी ये लोकतंत्र कितनी खूबसूरती है, जिसमें हमारी विधायिका का अपना महत्व है, कार्यपालिका का अपना महत्व है, न्यायपालिका का अपना महत्व है। इनके चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग प्रकार की है। हमारी लीडरशिप के लिए खास करके लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाली वो परंपरा भी है कि हमारे में से चयन होता है जनता के द्वारा, जनता से चुनकर आने के लिए, और जनता के द्वारा जब जितना मौका दे वो अपने ढंग से अपनी प्रतिभा योग्यता का अपना प्रकटीकरण करें। तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि देखिए, कभी आज के इस दौर में हमारे अभी तक के सारे प्राइम मिनिस्टर को उठा के देख लें और उन प्राइम मिनिस्टरों की बाकी जिंदगी के दूसरे पक्ष भी देख लें, तो कैसी विसंगति भी नजर आएगी और कहीं हमको अलग टाइप का माहौल बनता दिखेगा कि देश की आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी थे, और उनके समय उस समय लिए गए निर्णयों में से ये जो हमारा वर्तमान का भारत जो दिखाई देता है, सच्चे अर्थों में तो कई मामलों में ये अंग्रेज के द्वारा भी उतना बड़ा नहीं था जितना तरीके से उनने इसका संयोजन किया। पुर्तगाल, कहीं वो थे, कहीं फ्रांसीसी थे, कहीं पांडिचेरी, कहीं और झंडा लेके बैठा हुआ था। हमारे पास वर्तमान के दौर में उन उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर यशस्वी उप प्रधानमंत्री, वो डिप्टी PM थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री ने जो भूमिका अदा की कि पूरे देश के 600 से ज्यादा रियासतों को एक झंडे के नीचे लाना, और उसकी जो विरासत के उत्तराधिकारी रहे प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जरूर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में हम सब देखते हैं, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के बाद लंबी परंपरा है, लेकिन ये जो वर्तमान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए, ये तो प्रचारक थे। हमारे यहाँ की परंपरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी, लेकिन अटल जी की शुरू से ही स्वतंत्र रूप से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक, कुशल वक्ता, जनसंघ के जमाने से उनकी अलग पहचान थी, लेकिन मोदी जी ने आकर के अपने इस संगठन में जो पूरा जीवन देने वाले मार्ग से निकल करके एक चुनाव जीवन में लड़े मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, चौथा चुनाव लड़े सीधे प्रधानमंत्री, पांचवा चुनाव फिर प्रधानमंत्री, छठा चुनाव फिर प्रधानमंत्री। जितने चुनाव लड़े ऐसी की पोस्ट के लिए उस दायरे में उनसे बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन अपने संसाधनों में उनने जो समाविष्ट किया वो हमारी सभी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं इतना कुशलता के साथ उनका अपना इस पूरे व्यवस्था में उपयोग किया। मैं बीते दिनों उनके अपने सचिवालय गया था गुजरात में, जब वो CM थे,
तो आप जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर, और इसीलिए वो क्या कहते हैं, सब देंगे लेकिन लायन वाले मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो अपना मन का उनका अपना भाव भी था, लेकिन उसके पीछे संदेश भी था। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने अगर ये नुकसान कर लिया तो बाकी जाने, हम क्या करें। हमने तो किसी को ऐसा नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपके एसोसिएशन में एक पक्ष ये भी देखता हूँ कि हमारी भारतीय वन अधिकारियों की परंपरा नहीं, पन्ना जैसा जहां जीरो हो गया उसको भी आबाद करके दिखाया, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उस मायने में उधर लायन का गौरव हो सकता तो हमारे पास पन्ना का गौरव है, और पन्ना से बढ़कर के हीरा आ गया आपके पास। चीता तो खत्म ही हो गए थे। चीता को पुनर्स्थापन करने का जो संकल्प लेना है, उसके लिए जो आपके IAF एसोसिएशन को, आपके अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। एक चुनौती को सहन करके, आपकी चुनौती भी कैसी आ रही है। इस चुनौती में अभी तक हमारा चीता तो जो चलेगा चलेगा, गजराज अपने आप आ गए। देखो अब आनंद की बात, जो गजराज अपने आ गए, जो हमारे यहाँ से कितने समय पहले चले गए, और आए तो आए, एक आए, दो नहीं आए, बताए कोई 100 बता रहा। कितने बताते हैं असीम जी, बताओ आप, रोज आंकड़ा बढ़ाते हैं। कहा हम अपने जंगलों में पुराने समय में हाथी पाए जाते थे। मैं उज्जैन से आता हूँ। उज्जैन के संग्रहालय में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जिनने भीमबेटका ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज खोजा था, वो ऐसी पुरातात्विक सामग्री का संग्रह बहुत अच्छे से करते, बड़े पैमाने पर। तो उसमें उस संग्रहालय में 5 लाख साल पुराना हाथी का सिर लेकर आए। वो हाथी के सिर का जो ढांचा है वो देख करके लगता है कि हाथी का सिर इतना बड़ा होता होगा, लेकिन वो अपने लिए एक तरह से आइडियल है। और वही वो डायनासोर के धार और सबके पास में अंडे, और जिसके आधार पर डायनासोर युग की याद दिलाते। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया, थोड़ा सी आपकी मदद भी लगेगी। जब मैं अपने इन्वेस्टर समिट के दरमियान रोड शो करने अभी जर्मनी गया था, तो जर्मनी में हमारी एक बेटी आपके इसी सतपुड़ा के जंगल में लगभग 3-4 साल तक या 10 साल तक उसने रिसर्च किया, PhD की। और उसने कहा कि ये उस काल की बात है जब डायनासोर के लिए समुद्र की रचना कहीं आगे पीछे हुई होगी, लेकिन ये जो डायनासोर भारत में मिलता है, ये उसी वंश का वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इस पे उसने रिसर्च किया, और एक वो अपना ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत अलग प्रकार का संबंध बताते। और ऑस्ट्रेलिया ये मुश्किल से, ऑस्ट्रेलिया तो क्या, ये खास करके जर्मनी के बेल्ट में, जर्मनी के राजधानी के बाद का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा रेशम रूट है जिससे हम आते जाते, ये काल के प्रभाव में थोड़ा बाद में इसका कई बटाव हुआ, अलगाव हुआ। तो ये ऐसे में बड़ी संभावना है कि ये डायनासोर के अंडे, डायनासोर के जो हिस्ट्री है उससे जुड़ करके सतपुड़ा का हमारा समृद्ध इलाका उससे और आगे वाला है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा फॉरेस्ट वालों से बोलिए कि वो हमारे आर्कियोलॉजी वालों को थोड़ी मदद करें। हमने फॉरेस्ट वालों का बहुत बड़ा मन है, वो सदैव करेंगे, चिंता मत करो। वो कोई आपको इस मामले में कोई बंधन नहीं लगाएंगे। पता नहीं क्यों डरते हैं लोग आपसे, भगवान जानने क्या है। मैं तो हमेशा प्रोत्साहन ही देता हूँ। फॉरेस्ट है, ये बात अलग है कि कोई पिंजरे के शेर नहीं है, ये मैं जानता हूँ। अब हमारा अपना एक दायरा है, अपना एक तरीका है, उस तरीके के अंदर अच्छी संभावना भी, लेकिन इस प्रकार की संभावना में भी प्रोत्साहन हम देंगे। इसलिए कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों पे भी हमको चलना है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके रहते हुए अभी मैं देख रहा था कि हमारा जंगल भी 1063 वर्ग किलोमीटर समृद्ध हुआ, बड़ा है। ये आपको बधाई देना चाहूंगा, ये आपके सबके दोनों। 2003 की तुलना में 2021 में ये आपने अपना जंगल का इलाका बढ़ाया है। और इसीलिए ऐसे कई क्षेत्र हैं, ग्रामों के विस्थापन की चुनौती भी आप बहुत सरलता से करते हैं। ये बात तो सही थी, जब मैं बैठा तो राता पुन्नी के मामले में 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे। फिर मैंने जरा समझने का प्रयास किया ये है क्या।
तो जबरदस्ती का बताया गया था। कागज के खिलौने को सांप बता के डरा रहे थे, सांप है सांप है। उन्हें सांप कहाँ है भाई, ये तो कागज है। क्योंकि ये अंदर जाके देखा तो न तो जिनके क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा वो डरने को तैयार है, लेकिन समझ में आने की बात नहीं, समझ नहीं पा रहे। आप जो समझा रहे थे वो एक पता नहीं कौन सा भूत खड़ा कर लिया। तो हमने कहा ये तो गलत बात है। तो भाई भोपाल से लग करके हमको बोलने में कितना अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे अपने भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहाँ कई सड़कों पे दिन में आदमी चलते, रात में टाइगर चलते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की सह अस्तित्व के इससे बड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी और बहुत सारी संभावना जिस पे अपने को काम करना है। कुछ तो शुरू भी कर दिया। हमने कहा किंग कोबरा चाहिए हमको, हमारा किंग कोबरा गायब हो गया। अभी आपके यहाँ कोई इनकी काउंटिंग का सिस्टम नहीं है, अब आगे से कुछ को शुरू कर सकते हैं, है ना। अपने बीच में कितनी प्रकार की ऐसी कई सारी चीजें हैं कि किंग कोबरा का अपना उड़ीसा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का जो हिस्सा, जो छत्तीसगढ़ के आसपास का, वहां पे वो अपने जिंदगी का रास्ता निकाल सकता है। क्योंकि ये बात सही है कि टाइगर जब निकलता है तो टाइगर का एहसास अपने आप हो जाता है। हर वन क्षेत्र वालों के बारे में क्या बताना, आम आदमी को मालूम पड़ जाता है कि जंगल में कोलाहल हो रहा है, हिरण भाग रहे हैं, पक्षी चिल्ला रहे हैं, बंदर आवाज लगा रहा है, सब दूर मालूम पड़ जाए वनराज आ रहा है। ऐसी सेम स्थिति किंग कोबरा की भी। जैसे किंग कोबरा अगर जमीन पे आता है तो अपने अपने बिलों से निकल के सांप भागते दिखाई देते पूरे क्षेत्र से। जिधर देखो उधर सांप निकल के उसकी स्मेल से भाग रहे हैं। और ऐसे में किंग कोबरा अपना शिकार करता है। सुन के कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि अपने सामने वो अपनी परमात्मा की दया है। और इसके अब हमें दुष्परिणाम कैसा आ रहा है उसको भी देख ले। उसका दुष्परिणाम ये कि किंग कोबरा के गायब होने से हमारे डिंडोरी जैसे, में वहाँ का प्रभारी मंत्री था, हमारे उस डिंडोरी जैसे जिले के अंदर पूरे साल में सर्वाधिक रूप से क्षति अगर सरकार की अगर कहीं होती है तो सर्पदंश की घटना के बाद देने वाले अनुदान से होती है। क्योंकि एक व्यक्ति को 4 लाख, व्यक्ति का 4 लाख का सवाल नहीं, लेकिन 200 लोग अगर मारे जाते किसी एक साल में, कितनी बड़ी बात है। लेकिन केवल वो इसलिए कि वहाँ अपने आप किंग कोबरा में जगह छोड़ दी। तो ये हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन इस दिशा में जो आप लोग अध्ययन करेंगे, कराएंगे, तो उसकी सही बात भी आएगी। और यही तो निदान लाना है, इन सारी बातों को खड़ा करना। एक और बात जो हमने कही थी उसका रास्ता भी निकालेंगे। बीच में से माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनकी कई बार हमको अपनी अपनी दायरे में आकर के कई बार समझने समझाने में भी कोई फर्क आता है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, बिल्कुल आप अच्छे से अच्छा काम करोगे, सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। और खासकर मुझे तो बहुत मजा आता है, मैंने इसलिए मन से ही टूर बनाया। अभी हमने कहा घड़ियाल देखने जाए, घड़ियाल चूंकि कुछ कारण बन गया उस दिन थोड़ा यूनियन कार्बाइड वाला, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। लेकिन आने वाले समय में ऐसी अच्छी जो प्रकार की विलक्षण हमारी, लेकिन भविष्य की टूरिज्म की संभावना वाले क्षेत्र हैं, यह हमारी वन्य संपदा है। उस आधार पर आप भी बताइए, उस दिशा में आएंगे। अभी हमने कहा कि जैसे हम आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जैसे पर्यटन के मामले में अपना ध्यान जाता है, ऐसे स्वाभाविक रूप से सरकार के बाकी संसाधनों के बलबूते पर प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन आपकी जो अच्छी बात है वो समाज के सामने आना चाहिए, प्रदेश में वो गौरवान्वित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सुयोग्य अफसरों के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा वन विभाग और समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और निरंतर आपके मार्गदर्शन में वन महकमा उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा, ऐसी आशा है। और अब क्रम हो चला है, हम अतिथियों को स्मृति चिन्ह का प्रदान करेंगे। और हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख असीम सर से निवेदन कि वे मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह का प्रदान करें, उन्हें भेंट करें। स्मृति चिन्ह करतल ध्वनि आपकी बजती रहनी चाहिए। IFS मीट का आयोजन का शुभारंभ कर रहे हैं और आज मुख्य अतिथि हैं